Welcome to my channel RK Pharma Times for you. Hello guys, so today we are going to start Judiciary of 5th semester, and today we will cover RTI, Right to Information topic. In this video we will cover these topics that you are seeing: introduction, silent feature, objective definition, RTI, obligation, suo motu disclosure, exemption from disclosure of information, CIC and SIC, and about jurisdiction of court. These are the shortcuts used in this video, so you can see while copying down, and these are the terms used in this video. So without any delay, let's get started. Firstly, there is introduction to RTI. So according to RTI, राइट मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में और एक्सप्रेशन में। कोई भी कुछ अपनी बात प्रकट कर सकता है, कह सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। और फ्रीडम मिलती है प्रोपेगेशन और इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ में, मतलब कोई भी अपने आइडियाज़ को बता सकता है किसी को, और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इंफॉर्मेशन को, जिसकी वजह से सिटीज़न को हेल्प मिले, जो उनकी गवर्नमेंट है उनको उनकी वर्किंग को समझने में। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बेसिक्स जो लॉ हैं वो इम्पोर्टेंस देते हैं फ्रीडम को, और रेस्ट्रिक्शन कुछ ही ग्राउंड पे लगाए गए हैं जो आर्टिकल 19(2) के अंडर दिए हुए हैं। आर्टिकल 19 से रिफ्लेक्ट होता है बिलीफ ऑन RTI और टू RTI। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ RTI दिसंबर 1948 में किया गया था। अकॉर्डिंग टू RTI क्या होता है, हर एक के पास हक होता है कि वो अपने ओपिनियंस रख सकता है फ्रीडमली, और खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब कोई भी किसी के इंटरफेयर करे बिना ही अपने ओपिनियंस रख सकता है, और किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू अपने आइडियाज़ शेयर कर सकता है। RTI हेल्प करता है इन ऑब्टेनिंग एन अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट। मतलब RTI हेल्प करता है एक रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट बनाने में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू RTI पब्लिक को हर चीज़ जो गवर्नमेंट कर रही है वो पता चलती है थ्रू RTI। तो फिर एक ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने में ये हेल्पफुल है। देन नेक्स्ट इज़ द साइलेंट फीचर्स ऑफ RTI। साइलेंट फीचर मीन्स बेनिफिट्स ऑफ RTI। First is it act on all citizen right to get information, and also a responsibility to all public authorities to distribute such information। मतलब RTI सिटीज़न्स को ये हक देती है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और पब्लिक अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक को ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए और डिस्ट्रीब्यूट कराएं। नेक्स्ट इज़ RTI के हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए जो रिक्वेस्ट पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। इन्फॉर्मेशन अगर किसी ने डिमांड की है तो वो 30 डेज़ लिमिट में इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, लेकिन अगर केस जो है वो लाइफ और लिबर्टी का हो तो फिर पर्सन को 48 आवर्स में मिल जाता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर जो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो फिर उसकी जो फ़ी है इन्फॉर्मेशन निकलवाने की वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई चार्ज नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये एक्ट जो RTI का है वो इम्पोज करता है ड्यूटी को ऑन पब्लिक एजेंसीज़ के ऊपर, ताकि वो सुओ मोटो के थ्रू भी इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील कर सके। सुओ मोटो का मतलब होता है कि मतलब ऑनलाइन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन रिवील की जाती है, जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो आसानी से कभी भी कहीं भी बैठे इंफॉर्मेशन वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट पब्लिश करती है डिटेल ऑफ स्टाफ पेमेंट और बजट को पब्लिश करती है। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, कैबिनेट डिस्कशन एक्सेट्रा आर नॉट डिस्क्लोज। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं होती, बताई नहीं जाती। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कैन बी कैंसल इन केस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट एग्जिस्टिंग इन अ पर्सन अदर दैन स्टेट। अगर कोई पर्सन जिस स्टेट में वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है उससे दूसरे स्टेट का है और जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है वो इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट से रिलेटेड है,
तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेस्ट्रिक्शन लगती है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन कोई भी डिसीज़न लेने से पहले जो थर्ड पार्टी की सबमिशन है, किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहता है, उसकी सबमिशन को कंसिडर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करने से पहले। आरटीआई एक्ट के अंडर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आता है, जिसके अपने अपने अलग रूल्स होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेकिन इन दोनों के पास सिविल कोड का पावर होता है। नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई। फर्स्ट इज़ टू सेट अप प्रैक्टिकल रेजिम। रेजिम मतलब होता है रूल्स। आरटीआई जो है वो प्रैक्टिकल रूल्स सेटअप करता है। एक्ट है वो हेल्प करता है सिटीज़न को कि वो इंफॉर्मेशन ले सके विद रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन, उस रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ, और स्पेसिफिक एक्सक्लूजन जो है वो सेक्शन 8, 9 और 24 के अंदर दिया हुआ है इस एक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ आरटीआई जो है वो सिटीज़न के लिए होता है। इंडियन कोई भी सिटीज़न हो वो एलिजिबल होता है एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए, अगर उसको कोई भी इस एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन चाहिए तो। नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। जो भी पब्लिक के लिए काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो वो क्या काम कर रहे हैं उसके लिए ट्रांसपेरेंसी और कौन रिस्पॉन्सिबल है उस वो सारी वर्किंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रमोट करता है आरटीआई। ये हेल्प करता है किसी भी तरह का करप्शन हो उसे एलिमिनेट करने के लिए, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके और इंडियन सिटीज़न तक पहुंचाया जाता है इंडेफिनिट टाइम पीरियड तक और मिनिमम कॉस्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आरटीआई के अंडर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो होते हैं उनके अपने अपने रूल होते हैं, तो वो स्टेट अपने लेवल पे सॉल्यूशन निकालता है अगर कोई केस हो तो, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपने लेवल पर अपने उस जो रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसकी वजह से सिटीज़न जो है वो सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी फ़ी। सो नेक्स्ट आर द डेफिनेशन अंडर आरटीआई। फर्स्ट इज़ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, मैन्यूस्क्रिप्ट हो सकता है, फाइल हो सकता है, माइक्रो फिल्म हो सकता है, माइक्रो फिच हो सकता है, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, और या फिर कोई मटेरियल जो कंप्यूटर से प्रोड्यूस हुआ है। तो रिकॉर्ड्स इनमें से किसी में भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट को कुछ भी किसी भी तरह का हो सकता है, इमेज भी, बस उन्हें रिकॉर्ड से मतलब है। नेक्स्ट है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ये अपॉइंट हुए हैं अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15। नेक्स्ट है स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये डेजिग्नेट होते हैं अंडर सब सेक्शन 1 और इसके अंडर स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आता है जो डेजिग्नेट होता है सब सेक्शन 2 और सेक्शन 5 के अंडर। थर्ड पार्टी क्या होती है? ऐसा पर्सन होता है जो सिटीज़न के बाहर का होता है और वो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, और या फिर वो पब्लिक अथॉरिटी का कोई मेंबर भी हो सकता है। आरटीआई डिस्क्राइब करती है कि ये राइट है कि एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है इस एक्ट के अंदर, जो रेगुलेट किया जाता है पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू, और इसके अंदर राइट होते हैं जिसमें इंस्पेक्शन किया जाता है वर्क का, डॉक्यूमेंट का और रिकॉर्ड्स का, और नोट्स ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट और कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड देख सकते हैं, टेकिंग सैम्पल ऑफ मटेरियल, सैम्पल भी ले सकते हैं मटेरियल का, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉपीज, टेप, वीडियो, कैसेट्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी लिया जा सकता है इंफॉर्मेशन, और थ्रू प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है, और अगर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर या फिर अदर डिवाइसेस में है तो फिर ऐसे भी इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई। PA stand for public authority and obligation means job। पब्लिक अथॉरिटी क्या काम करती है? फर्स्ट इज़ मेंटेन रखती है रिकॉर्ड को प्रॉपरली और इंडेक्स्ड फॉर्म में।
जितने भी रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटराइज फॉर्म में या फिर किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं सो दैट सिटीज़न को ईज़िली अवेलेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर इस एक्ट के अंडर कोई लॉ बनता है तो फिर उसके पब्लिश होने के 120 डेज़ तक कुछ चीज़ें की जाती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स और डिटेल, फंक्शन और ड्यूटीज़ पब्लिश की जाती है। पावर और ड्यूटीज़ जो है ऑफिसर और एम्प्लॉय की वो पब्लिश की जाती है, और प्रोसीजर ऑफ डिसीज़न मेकिंग भी डिसाइड होता है। जो लॉ बना है उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए रूल सेट किए जाते हैं। रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, मैनुअल और रिकॉर्ड जो है वो कंट्रोल्ड होने चाहिए और एम्प्लॉयज़ को उन्हें यूज़ करना चाहिए। और स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो कंट्रोल में होने चाहिए। और पॉलिसी बनाते टाइम जो फैक्ट्स और डिटेल हैं वो कंसल्ट या फिर रिप्रेजेंट करना चाहिए बाय मेंबर ऑफ पब्लिक, सो दैट पब्लिक भी अवेयर रह सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़, कुछ चीज़ें जो हैं वो पब्लिक से ओपन रहनी चाहिए, जैसे स्टेटमेंट ऑफ जो स्टेटमेंट है बोर्ड की, काउंसिल की, कमिटीज़ की और जो दूसरे एडवाइजिंग बोर्ड हैं उन सब की। और मीटिंग के रिकॉर्ड जो बोर्ड में हुए हैं, काउंसिल में हुए हैं, कमिटीज़ में हुए हैं और दूसरे बॉडीज़ में हुए हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो पब्लिक के सामने ओपन रहने चाहिए। नेक्स्ट इज़, जो डायरेक्टर होगा ऑफिसर का और एम्प्लॉयज़ का वो भी पब्लिश हो जाना चाहिए। और जो मंथली वेजेस हैं, सैलरी है जो ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो भी डिसाइड हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो 120 डेज़ के अंदर लॉ के बनने के पब्लिश हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कोई इम्पॉर्टेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करने से पहले सारे सिग्निफिकेंट फैक्ट्स जो हैं वो पब्लिश कर देनी चाहिए, और जो पब्लिक को अफेक्टिंग डिसीज़न है वो अनाउंस कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, पब्लिक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है रीज़न अगर किसी डिसीज़न से किसी पर्सन को अफेक्ट हुआ है तो फिर उसके रीज़न्स जो है वो प्रोवाइड कराता है। और पब्लिक अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली पब्लिक तक पहुंचा सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि उनको एक्सेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और पूरा मटेरियल जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव और लोकल लैंग्वेज में होता है, और मोस्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मोड जो है उस लोकल एरिया का उस लैंग्वेज में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है ताकि हर इंसान समझ सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सुओ मोटो डिस्क्लोज़र। इसमें पब्लिक अथॉरिटी को चाहिए कि सुओ मोटो के अंदर हर एक इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल हो बाय डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड, सो दैट पब्लिक को इस एक्ट का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इंटरनेट जो है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव मीन है इस कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन का, जिसमें वेबसाइट पे पोस्ट किया जाता है, जिससे लोग पोस्ट देखकर ही वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जो पब्लिक अथॉरिटी है उनको ये वेबसाइट जो है वो हर साल अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि पूरा दोबारा लिखना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए अपडेट करते रहना चाहिए पब्लिक अथॉरिटी को अगर पब्लिकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन की वो इंटरनेट पे हो रही है तब। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। पब्लिक अथॉरिटी को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। पहला है, अगर इंफॉर्मेशन अफेक्ट करता है सॉल्वेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, सिक्योरिटी को अगर अफेक्ट करता है तो वो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक या फिर साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो भी डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए। रिलेशन, अगर फॉरेन स्टेट से हो कोई रिलेशन की इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर ऑफेंस को प्रोवोक करता है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी चाहिए। और कोई इन्फॉर्मेशन जो कोर्ट ऑफ लॉ ने बैन की है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो डिस्ट्रॉय करती है प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट को, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड हो तो उसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को हार्म कर सकती है। और जो इन्फॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट से मिली है वो डिस्क्लोज़ नहीं होता,
और जो इन्फॉर्मेशन लाइफ और फिज़िकल सेफ्टी किसी पर्सन की ख़तरे में डालती है वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं की जाती, और जो इन्वेस्टिगेशन को जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाती, और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज़ नहीं की जाती, जैसे किसी का रिलेशनशिप डिस्क्लोज़ नहीं होता। वो इन्फॉर्मेशन जो कॉपीराइट को डिस्ट्रॉय करता है वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। एक नोट है, अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने कोई इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन को बताई है, किसी एप्लीकेंट को बताई है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन का किस तरह इस चीज़ को ये एक्ट जो है वो लिमिट नहीं करता, क्योंकि वो उस एप्लीकेंट के हाथ में होता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC जिसे कहते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूट होता है, इससे हमें पहले भी पढ़ा था, अंडर सब सेक्शन 1 और सेक्शन 12 ऑफ RTI। और SIC जो है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सब सेक्शन 1 और सेक्शन 15 ऑफ RTI में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन CIC का और SIC का। CIC हेड किया जाता है बाय चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। SIC जो है वो हेड किया जाता है स्टेट चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से और अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ इंडिया से। इनके पावर और फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? इन दोनों की ये ड्यूटी होती है कि जो लोगों की कंप्लेन है वो ये रिसीव करते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन उसने रिक्वेस्ट सबमिट ना किया हो CPIO को और SPIO को। CPIO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और SPIO स्टेट का होता है। या तो उस पर्सन के पास ये रीज़न हो कि ऐसा इस एक्ट के अंदर ऐसा कोई ऑफिसर अपॉइंट ही ना किया गया हो, या फिर उस ऑफिसर ने उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट ना किया हो, तो ऐसी कंप्लेन जो है वो CIC को और SIC को देखनी होती है। या फिर पब्लिक अथॉरिटी ने अगर इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया लेकिन इस एक्ट के अंडर इंफॉर्मेशन वो दे सकते हैं, तो ऐसी कंप्लेन भी CIC और SIC देखते हैं। या फिर कोई कंप्लेन है जिसमें किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं मिला इस एक्ट के अंदर, तो फिर वो भी CIC और SIC देखते हैं। या फिर किसी रीज़नेबल अमाउंट को पे करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए अगर उनसे किसी पर्सन को कहा गया हो, तो ऐसी कंप्लेन भी CIC और SIC ही देखते हैं। और हु बिलीव दैट ही या शी हैज़ गिवन, या फिर अगर किसी को लगता है कि जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठा है ऑफिसर, उसने इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है इस एक्ट के अंदर, तो फिर वो कंप्लेन कर सकता है CIC और SIC को। और वो सारे कंप्लेन जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, अगर इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो तो फिर उससे रिलेटेड हो तो अंडर दिस एक्ट, तो फिर वो सारे कंप्लेन CIC और SIC देखते हैं। CIC और SIC को कुछ पावर दी गई है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 फॉलोइंग मैटर पे। जैसे अगर किसी पर्सन से ज़बरदस्ती अटेंडेंस लगवाई गई है और या फिर उन्हें कन्वेंस किया गया हो कि ओरल और रिटन एविडेंस देने के लिए, ताकि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकें, ऐसी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है वो CIC और SIC वाले कर सकते हैं। या फिर उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करनी पड़ेगी, इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, तो फिर वो कर सकते हैं। और अगर उन्हें एविडेंस चाहिए तो वो एफिडेविट को चेक कर सकते हैं। और अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड या फिर कॉपी चाहिए तो फिर वो कोर्ट या फिर ऑफिस में देख सकते हैं। और अगर CIC और SIC को कोई डॉक्यूमेंट विटनेस करना हो, एग्ज़ामिनेशन करनी हो, तो फिर वो नोटिस इशू कर सकते हैं। और जैसा केस हो वैसी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं CIC और SIC। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। कोई भी कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करती कोई सूट, मतलब एप्लीकेशन या फिर कोई प्रोसीडिंग है जिसके ऊपर कोर्ट पहले ही ऑर्डर दे चुकी है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और
और अगर लोअर कोर्ट ने पहले ही सूट या मतलब कंप्लेन और एप्लीकेशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया, ऑर्डर दे दिया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती इसमें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching this video. Like, comment and share this video, and don't forget to subscribe our channel.